हेलो गाइज, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आपका एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे जो आपके साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के हम आज करने वाले हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एसएससी जीडी में, या एसएससी सीएचएसएल में, या एमटीएस में, या आपकी जो भी कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे वो आपकी कोई भी एग्जाम हो, सभी में साइंस कुछ ना कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं। तो मैंने ये टॉप 100 क्वेश्चन छांट के लाया हूँ आपके लिए, जो हर एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट खासकर और एनटीपीसी वाले स्टूडेंट खासकर देखें। आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के मैं आज लेके आ गया हूँ, जिसमें आपको प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको उत्तर भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ, अभी भी यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो, और जैसे मैं आगे आने वाले वीडियो है वो आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इसके ऊपर आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान तीनों के 100 क्वेश्चन बाद में आपके लिए स्पेशल 10,000 क्वेश्चन साइंस के लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का माप है? कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार? तो आपको मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा आपका द्रव्यमान, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, खाद्य ऊर्जा हम किसकी इकाई नाप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में, केल्विन में, जूल में, अर्ग में। तो आपको बता दूं, खाद्य ऊर्जा हमेशा कैलोरी में मापी जाती है। तो उत्तर होगा इसका ए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल? एक क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो ताकि आपकी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। वैसे मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ और 2 बार आप पढ़ दोगे तो ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको जरूर याद हो जाएंगे। तो इसका आपका उत्तर होगा सी, द्रव्यमान। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसे किसके द्वारा समझाया गया जा सकता है? बताओ किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत पर, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम? तो मैं बता दूं, इसका होगा आपका उत्तर बी, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यदि गतिशील है तो वो गतिशील बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह न्यूटन का पहला नियम कहता है। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग में कितना भाग समुद्र सतह से ऊपर रहता है? बताइए, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग में कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4? तो आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा आपका बी, 1/10। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण? तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा आपका सी, घर्षण की कमी के कारण। प्रकाशीय वोल्टेज सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो बताओ, प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का? तो इसका उत्तर होगा आपका प्रकाशीय ऊर्जा। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल के नियम का, टोरिसेली के नियम का, आर्किमिडीज के सिद्धांत का, न्यूटन के नियम का? तो इसको उत्तर होगा आपका पास्कल का नियम। जब दूध के परवल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को परवल ढंग से मथा जाता है तो उसकी करीब किस कारण अलग होती है? अपकेंद्रित बल के कारण, अभिकेंद्रित बल के कारण, गुरुत्व के बल के कारण, घर्षण बल के कारण? तो इसका उत्तर होगा आपका अपकेंद्रित बल। तो आपको जो कंफ्यूज करने के लिए कितना अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल, तो ये कितना कंफ्यूज है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अपकेंद्री बल, जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन आपके किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रे के, संवेग के या कोणीय वेग के? तो मैं बता दूं, इसके अंदर होगा आपका रे के, संवेग के।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो ये इसके ऑप्शन हम चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो हम आ चुके हैं, इसका है 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। तो आपको मैं बता दूं इसका उत्तर होगा आपका 1/6। किस तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर देखना है 36,000 किलोमीटर। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? सेहनता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण और गुरुत्व के कारण। तो इसका उत्तर होगा आपका पृष्ठ तनाव के कारण। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किस देश से संबंधित है? तो बताइए किस देश से? ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रीस से। तो इसका उत्तर होगा आपका ग्रीस से। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पानी के एक गिलास बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पानी बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो मैं बता दूं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना का उतना ही बना रहेगा ये, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपकी क्या, न्यूटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा 1 ग्राम द्रव्यमान पिंड के कार्यशैली पृथ्वी के गुरुत्व बल के सही मान है? निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल के सही मान है? तो बताइए 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो इसका उत्तर देखो, कंफ्यूज करने के लिए कितना इन्होंने सही से बनाया है। तो इसका उत्तर होगा 9.8 न्यूटन। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो बताइए 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये सबको आना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं आता है ना तो आपको बताओगा साइंस में आपको कुछ नहीं आता, ये ध्यान रखना आपको। या आपको 6 क्लास से आपको पढ़ाया जाता है कि 1 HP में कितना होता है। तो 1 HP में आपका होता है 746 वाट। तो इसका उत्तर होगा 746 वाट। अन्य ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? बताइए किसने बता दिया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मा महिज ने, बुद्धगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। तो ये इसका उत्तर होगा आपका बुद्धगुप्त ने। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो शल्य चिकित्सक होते थे ना पहले, वो आज के जो वैज्ञानिक काम करते हैं ना, आज के जो डॉक्टर काम करते हैं ना चीरा फाड़ी का, वो काम वो उन्होंने कई सालों पहले कर लिया था। ये नहीं है ये पहले डॉक्टरी नहीं होती थी, पहले शल्य चिकित्सक काम करते थे, वो देसी औजारों से काम करते थे। देखो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से भी पहले बता दिया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित होती है। तो कितनी बड़ी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? जल, ओम, जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो बताइए आपको क्यों कौन सा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ऊष्मा किस में नापी जाती है? तो बताइए इसमें से। तो जूल में। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? बताइए कितना होने पर? तो इसका उत्तर होगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो बताइए इसमें 140 फ़ारेनहाइट, 120 फ़ारेनहाइट, 130 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है इसके अंदर कितना होगा। तो इसका मैं उत्तर बता दूँ आपको। इसका उत्तर होगा आपका डी, 98 फ़ारेनहाइट। किसी झील की सतह पर पानी में ये पान किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है। झील अधस्थल पर जल का तापमान होगा। तो यानी कि ये नहीं बोल रहा कि जम गया, जमने वाला है। तो इस पे कितना होगा? 0 डिग्री, 1 सेंटीग्रेड, 2 डिग्री, 4 सेंटीग्रेड। तो आपको बता दूं इसके अंदर होगा 4, यानी कि पानी 4 सेंटीग्रेड से नीचे आने पर ही जमता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये पूछने का इसका मतलब ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है? तो ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन सा है? जल, पारा, लकड़ी या चमड़ा। तो आपको बता दूं इसके अंदर आपका सर्वाधिक ऊष्मा का चालक होता है आपका पारा। देखो लकड़ी और चमड़ा में तो ऊष्मा संचरित नहीं होती, कोई गीला हो जाए तो थोड़ी बहुत हो जाती है, पर आपको जल है ना, जल में होती है पर उतनी नहीं होती जितने पारा में होती है।
आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संप्रेषण द्वारा ऊष्मा का संवहन कहलाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक जलवाहक पैदा होता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक जलवाहक पैदा होता है? तो इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें होता है भाप। भाप के द्वारा किसी द्रव्य का उसका क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसका वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक उदाहरण बताऊं आपको सबसे अच्छा, जैसे पानी है, पानी को आप गर्म करोगे तो उसका क्वथनांक से पूर्व ही वो वाष्प में बदल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। उष्मा का गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उष्मा के गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण। तो इसका उत्तर होगा आपका ऊर्जा संरक्षण। निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक है? लोहे के टुकड़े की, जल की, सवर्ण के टुकड़े की, या बेंजीन की? तो बताओ किसकी सर्वाधिक उष्माधारिता अधिक है? तो मैं बता दूं जल की। जल उष्मा को सबसे ज्यादा धारण कर सकता है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ के द्रव्य में गैस में परिवर्तन करने की अपेक्षित उष्मा किसी वस्तु की उष्मा कहा जाता है। तो दोबारा से एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव्य में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित उष्मा किसकी गुप्त उष्मा को कहा जाता है? तो इसका उत्तर सबको दिख गया, वाष्पन। मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवत्व के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण? तो बताना है इसके कारण। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल सबसे ठंडा रहता है। शिखर पर बख्शियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि अपवर्तन का, विस्पंदन का बनना, ध्वनि प्रकीर्ण का, प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसमें अंदर होगा आपका प्रतिध्वनि का निर्धारण। ये क्या करते हैं कि एक ध्वनि छोड़ते हैं, ध्वनि को छोड़ने के बाद इसका क्या होता है कि वापस टकरा के यदि वापस आ जाती है तो उस दिशा में ये गमन नहीं करते। तो बाधाओं का पता लगाने के लिए, यानी कि साफ साफ बोला गया है कि आपको यदि वापस आ जाती है ध्वनि तो उस दिशा में गमन नहीं करती। तो बाधा वही होती है ना जो आपके रास्ते में रुकावट बने। तो इनके रास्ते में रुकावट बनने का कारण है प्रतिध्वनि का निर्धारण। ठीक है ना। लगभग 20 डिग्री तापमान किस माध्यम की ध्वनि गति अधिकतम होती है? लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम की ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो इसके अंदर होगा आपका लोहा। लोहे की ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा ध्रुवण। ध्वनि तरंगों किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंगों में किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको। इसका होगा परावर्तन। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति एवं तक क्षीणता बढ़ती जाती है, ये ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो बिग बैंग सिद्धांत के कारण, डॉप्लर प्रभाव के कारण, चार्ल्स के नियम के कारण, आर्किमिडीज के नियम के कारण? तो इसका उत्तर होगा आपका डॉप्लर प्रभाव के कारण। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किस माध्यम में ध्वनि की गति का अधिकतम होती है? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो बताओ किसमें होती है? हवा में, ग्रेफाइट में, या पानी में, या लोहा में? तो इसका उत्तर बता देता हूँ मैं आपका। इसका उत्तर होगा लोहा। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय खोज की स्वरूप आपके मैक्सवेल ने की थी। सूर्य की किरणों, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो इस क्वेश्चन को आज ध्यान से देख लो, आपको कितना पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार हर पारी में पूछा जाता है। एसएससी और ग्रुप डी की एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, या सूर्य की रोशनी कितना समय लेती है। ये एक ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा 8 मिनट 16.6 माइक्रो सेकेंड होगा इसका। ठीक है ना। पानी में डूबती हुई छड़ किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के वितरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण? तो इसमें यदि पानी में आप कोई भी छड़ डुबो लोहे की तो वो आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगी थोड़ी। तो ये किसके कारण होता है? इसमें साफ साफ ये बताया गया। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, ये वास्तव में किस संवृत्ति का
कारण है। तो बताओ किस होने का कारण है? प्रकाश के वितरण का, प्रकाश के बिखराव का, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का। तो ये आपका कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। संबंधित माध्यम युग्म क्रांतिक कोण के अधिकतम आपतन कोण का संगणन विरल माध्यम की ओर जाने से वाली प्रकाश। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगली पेज के ऊपर चलते हैं। किरण क्या करती है? तो बताइए क्या ये होगा आपका सी, परावर्तन। सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय आसमान लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है जो आपको इस पीडीएफ में कराने वाला हूँ। तो बताइए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय आसमान का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपके कारण प्रकिरण के कारण। पिछली साइड में ट्रैफिक देखने के लिए ऑटोमोबाइल किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अब देख लो ऑटोमोबाइल आ गया तो आप तो उत्सुक हो जाओगे ना, आपके तो हो गई, बज गई 12। तो ऑटोमोबाइल का मतलब ही मोटर गाड़ी होती है, और गाड़ी का मतलब भी गाड़ी होती है, और मोटरसाइकिल का मतलब भी मोटरसाइकिल होती है, और ट्रक का मतलब भी ट्रक होती है। तो कई बच्चे पूछते ट्रक ड्राइवर पीछे की वस्तु, कई बार पूछा जाता है मोटरसाइकिल, कई बार पूछा जाता है गाड़ी, और कई बार पूछा जाता है ऑटोमोबाइल। तो आप देख लो इसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका अंदर होगा उत्तल। कार चलाते समय पीछे से यातायात देखने के लिए आप किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर दर्पण का। ये उत्तल ही है, उत्तर नहीं है, उत्तल दर्पण ही है, ठीक है ना। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री का कोण का अनंत है बीच में खड़ा हो तो उसे प्रतिबिंब देखेंगे। तो आपको बता दूं इसका उत्तर होगा आपका 5 दिखेगा आपका, ठीक है ना। जब पृथ्वी के पृष्ठ, आपको 46 नंबर का उदाहरण बताऊं। जैसे आप बार्बर की शॉप में जाते हो ना, तो बार्बर की शॉप में जो आपका शीशा होता है ना, अभी तो देखो सीधे लगने लगे, पर पहले यदि कोई पुरानी बार्बर की शॉप होगी ना, उसमें जाके देखना आप शीशे कुछ आपके झुके हुए होंगे, तो उसमें देखना आपकी फोटो कम से कम 5 से 7 नहीं 10 फोटो आपकी दिखेगी एक शीशे में। ये किसके कारण होता है? यही कारण है कि आपका 5 दिखाई देता है, ठीक है ना। जब पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है तो प्रकाश किस प्रकार किरणापुंज होता है? बताइए। तो किस प्रकार होता है आपका? समांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात में समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो बताइए कौन सा होता है आपका? लाल और हरा। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में आपके उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेत्र दान में नेत्रदाता की आंख किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है, आपको ध्यान रखना है इसका। तो मैं देखो जो आपको क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तो आपको ऑप्शन देखते आ जाना चाहिए। ये तो है नहीं कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, वहाँ जो कोई बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है ना, वो ऑप्शन देख के आराम से उत्तर दे। मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे परफेक्ट है, ये मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि कई बच्चे पहली बार भी तैयारी करेंगे, ग्रुप डी की हो चाहे किसी की भी हो, वो पहली बार भी तैयारी करेंगे। आपकी एसएससी जीडी की भी पहली बार तैयारी करेंगे। साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को सपाट नहीं देख पाता, तो ये दृष्टि दोष से पीड़ित है। बताओ कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है? हाइपरमोट्रोफीबिया, हाइड्रोफीबिया, मोटापिया या केरोक्टस। तो आपको बता दूं इसमें होगा आपका मायोपिया। तंतु प्रकाशित संचार संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशित संचार के में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग में, रेडियो तरंग में। तो 52 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका प्रकाश तरंग, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो बताइए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? तो मैं इसका उत्तर बता दूं आपको। निकट दृष्टि दूर करने के लिए आपके जो नत्तोदर लेंस होता है ना, वो आपके उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित तीतियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन सिलेक्शन दिवाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिस बंदे को आते हैं ना, वो बंदा सिलेक्शन के लायक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? 25 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 14 फरवरी को। तो इसका उत्तर जिस बंदे को आता है ना, वो बंदा सोचो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गया, उसको कोई नहीं रोक सकता।
तो 21 जून को, ठीक है ना। अभी अभी बिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, अभी बिंदुता का दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए आपको। तो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आपका होगा सिलेंडरी लेंस का। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत का चालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। ये क्वेश्चन भी सभी को आना चाहिए, पर यदि नहीं आता है तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। आपको टेंशन खाई नहीं करनी है, आपको तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दो, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। तो 56 नंबर क्वेश्चन में होगा आपका चांदी, सिल्वर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक करंट की यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट के यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडेला, अर्ग। तो इसका उत्तर होगा आपका अर्ग। ओम के नियम का परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों। तो ओम का नियम जानते हो आप? आपको शॉर्ट क्यों से ओम का नियम बताऊं? तो आपका शॉर्ट में होगा V/I/R। यदि आपको आई याद करना है तो आपको V/R करना होगा, यदि आपको V याद करना है तो I×R करना होगा, और आपको यदि R याद करना है तो V/I होगा। ये आपके ओम का नियम है। आपको V का मतलब होता है वोल्ट, I का मतलब होता है एम्पियर, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है ना। ऐसे आपका ओम का नियम में जो भी होता है वो याद किया जाता है ओम के नियम में। ओम का नियम कहता है कि आपके दो समानांतर धाराएं यदि समतल बह रही हो तो उसमें आपका V/I यानी कि वोल्ट होगा ना, वो आपके एम्पियर और धारा के समानांतर यानी कि अपॉन में होगा, ठीक है ना। ऐसा ओम का नियम बोलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये भी आपको आना चाहिए, ये टंगस्टन का बना होता है आपका बिजली के बल्ब का फिलामेंट, ठीक है ना। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, लॉर्ड स्टीर्न ने, बेंजिक फ्रैंकलिन ने तथा आइंस्टीन ने। तो आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा आपका सी, बेंजिक फ्रैंकलिन ने। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली पददीप्तीय ट्यूबलाइट निम्न में से कौन सा अंकित होता है? सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली पददीप्तीय ट्यूबलाइट में से कौन सा अंकित होता है? 220 केल्विन, 273 केल्विन, 6500 केल्विन और 9000 केल्विन। तो इसका उत्तर होगा आपका 6500 केल्विन, ठीक है ना। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? तो बताइए, कैल्शियम की, कार्बन की, या सिलिकॉन की, या जिरकॉन की। तो आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा आपका सी, सिलिकॉन की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त होने वाली अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ में विद्युत प्रतिरोधक गिरकर शून्य हो जाता है तो पदार्थ क्या कहते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, चालक या रोधी। तो इसका उत्तर होगा आपका चालक। स्थिर वैद्युतिक अवक्षेपित का प्रयोग नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो बताइए, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? आपके वायु प्रदूषक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, ऑक्सीजन। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? बताओ। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो आपको इसका उत्तर भी आपको याद रखना है, दक्षिण से उत्तर। देखो, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में आपकी रहती है? तो स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में। और ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो आपका होगा उल्टा उसका, दक्षिण से उत्तर, ठीक है ना। जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो बताइए, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसके अंदर होगा आपका 4 यानी कि 4 होगी। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समव्ययी या सम इलेक्ट्रॉनिक समस्थानिकी। तो इसमें कहलाते हैं समस्थानिकी। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न से कौन सा एक अनिवार्य है? यानी कि नाभिकीय रिएक्टर को यदि आप बनाओगे तो आप में इसमें कौन सा आपको अनिवार्य रूप से काम में लिया जाएगा? तो इसमें होगा आपका ज़िरकोनियम, ठीक है ना। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि द्वारा,
जैविक तकनीकी विधि द्वारा, जैव गढ़ी विधि द्वारा या यूरेनियम विधि द्वारा। तो इसका उत्तर होगा आपका यूरेनियम विधि द्वारा। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो इसका उत्तर होगा आपका एक्स किरणें। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर को प्रयोग होती है? तो आपका होगा जर्मेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का, जूल केल्विन प्रभाव का, ताप विद्युत प्रभाव का, या रुद्रम विचुम्बकन का। तो आपको बता दूं इसका उत्तर होगा आपका अतिचालकता का। लॉ ऑफ द फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग के खोज की सिद्धांत की किसने की थी? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने। तो आपका इसका उत्तर होगा आर्किमिडीज ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वॉट ने, हेनरी डेवी ने, ब्राउन ने। तो आपका इसका उत्तर होगा राइट ब्रदर्स ने। मेडिकल और डॉक्टर व्यवसायिकों द्वारा निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिक द्वारा निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, हाइड्रोमीटर का, डिप सर्कल का, स्टेथोस्कोप का। तो आपका स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर होगा ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, या सेक्सोटेंट, या सोनार। तो इसके अंदर उत्तर होगा आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। एक उड़ते हुए सिक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किसकी मापी जाती है? तो बताइए एक उड़ते हुए सिक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो बताइए किससे मापी जाती है? तो आपके उत्तर होगा इसमें आ गया यार, स्ट्रोबाइस्कोप। कुलित या नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलित या नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आपके एक्स किरणें। अति लघु समय अंतरालों के सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसका उत्तर होगा परमाणु घड़ियां। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसके अंदर होगा आपका डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो इसके अंदर होगा आपका द्रव्यमान। अब हम आ चुके हैं 84 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। पहले मैं एक बात बता दूं आपको, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। मेरे को एक बात बताओ, आपकी 30 से 35 मिनट या 40 मिनट ले रहा हूँ, 100 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। भौतिक विज्ञान के 100 क्वेश्चन आपको 30 से 40 मिनट में आपको कोई नहीं कराने वाला। आपको 100 क्वेश्चन करवाने के लिए वो कम से कम आपके 2 से 3 घंटे लेगा। मैं आपको 40 मिनट में करा रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि कुछ मुझसे गलतियाँ हो जाती है भैया, वो गलतियाँ नहीं है। एक बात बताऊँ, वो भी गलतियाँ नहीं होती, वो मिसप्रिंट होती है। ठीक है ना। तो आपको मिसप्रिंट की वजह से हो सकता है, पर वो गलतियाँ नहीं होती। आपको भी ध्यान रखना, आप भी यदि पढ़ रहे हो, यदि ग्रुप डी की तैयारी करो या एनटीपीसी की तैयारी करो, ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा इसका उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप कंपटीशन लाइन में 1 से 2 साल में हो तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको बता रहा हूँ, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। आपके साइंस के 10,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के मैं आपको 100 क्वेश्चन अलग से करा रहा हूँ, बल्कि साइंस के आपके पूरे 10,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत बड़ी होती है 10,000 क्वेश्चनों में। यदि आप करके चले जाओगे ना 2 से 3 बार यदि वीडियो देख लोगे, आपका 100% ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ भी कराने वाला हूँ, परसों से आपकी क्लास स्टार्ट है, यानी कि सोमवार से आपकी क्लास स्टार्ट है। मंडे की मैथ भी कराने वाला हूँ, रीजनिंग भी कराने वाला हूँ। ठीक है ना। अब और पढ़ोगे क्या यार? जीके है, जीके भी करा दूंगा, आप बोलो तो बताओ। जीके भी करा दूंगा, जीके की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और क्या चाहिए आपको? फ्री में सब कुछ मिल रहा है, पर आपको तो पैसे दे के खरीदना है ना। तो आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल से आज जुड़ जाओ, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। तो हम शुरुआत करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका एक बल की।
क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से 60 डिग्री, क्षैतिज से 45 डिग्री, क्षैतिज से 30 डिग्री, क्षैतिज से 15 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा आपका बी, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण से मारने पर आपकी क्रिकेट की गेंद अधिक दूरी तक जाती है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, इथर या बेंजीन? आपके लिए वो पारा ऑप्शन आ गया, पर आपको बता दूं पानी, इथर, बेंजीन ये भी आपकी, मैं बता दूं ये भी ये ऊष्मा के चालक होते हैं, ठीक है ना। निम्न किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सेल्सियस का माप कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? सेल्सियस का माप कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रज्जुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? आपका राडार, सोनार, पुकर? तो आपको बता दूं इसके अंदर होगा आपका सोनार। एक जैव पद्धति में किस पराद्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? एक जैव पद्धति में जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वह आपका है सोनोग्राफी, ठीक है ना। वाहनों की अग्र दीपों हेडलाइटों में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए इसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या परावील्य दर्पण? तो इसके अंदर होगा आपका परावील्य दर्पण। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो वो प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो वो होती है आपकी 2, 1, 6, अनंत। तो अनंत होगी। देखो कई क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको अनंत पर ऐसे करेंगे। भाई ऐसे मैं भी कर सकता हूँ, पर इसमें टाइम आपका ही खराब होने वाला है। तो आप ध्यान रखो, टाइम को मेंटेन करो। आपकी परीक्षा स्टार्ट है अगस्त में, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में आपकी ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट है। उसमें क्या करोगे आप? तो आपको बता दूं अभी भी पढ़ लो, साइंस है, साइंस में बहुत अच्छा मैटर कर जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रेलवे एक बंदा लगेगा, 3-3 पीढ़ियाँ बैठ के खाएगी रेलवे में। तो आपको बता दूं रेलवे की नौकरी सबसे बेस्ट नौकरी है, अभी भी तैयारी कर लो, तैयारी करने का मौका है। पूरा आपको रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कराऊंगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस का, और जीके का भी कराने वाला हूँ। पूरा सब कुछ कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो किस दोष से पीड़ित है? बताइए कौन से दोष से पीड़ित है? तो आपका दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको जो कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ। यदि वस्तु कम दूरी की नहीं देख पाता तो आपका दूरदृष्टि दोष है। यदि वो दूरी की वस्तु नहीं देख पाता तो आपका निकट दृष्टि दोष है। तो ये ध्यान रखना, आपका ये उल्टा होगा आपका। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो बताइए, सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या फुरक्रस कांच? तो इसमें होगा कुक्रस कांच होगा आपका। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते न्यूनतम हो जाती है? तो कांच में, निर्वात में या जल में या वायु में? तो मैं बता दूं आपकी निर्वात में जाते ही नहीं, सॉरी, कांच में जाते ही आपकी प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। विकिरण की कण प्रगति की पुष्टि किसके की जाती है? किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रगति की पुष्टि किसमें की जाती है? तो इसमें बता दो आपका प्रकाश विद्युतिक प्रभाव। निम्नलिखित में से अधातु में कौन सा एक वैद्युतिक मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित अधातु में से कौन सा एक वैद्युतिक मंद चालक नहीं है? तो इसके अंदर होगा आपका उत्तर बी, सेल्सियन। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो आपका इसका उत्तर होगा आपका दाब। चुंबक का चुंबक निम्नलिखित में से गृह उपकरणों का किसका अत्यावश्यक भाग है? गृह उपकरण, बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, उपयोग सभी? तो इसमें उपयोग सभी में आपके चुंबक का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर, भारी जल DO2 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल DO2 का प्रयोग आपके मंदक के रूप में किया जाता है। अब एक बात और, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, और भारी जल का सूत्र D2O होता है, D2O। ध्यान रखना, भारी जल का सूत्र भी बहुत बार पूछा जाता है आपका, और बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करते हैं? H2O, H2O, H2O। अरे वो क्वेश्चन गलत हो गया यार H2O के चक्कर में, ठीक है ना। तो आपको बताना चाहूँगा आज ही कि आप ना क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़े। हाँ यार, आपको जैसा पढ़ना था ऐसा पढ़ लो, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको अपने आप क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। आपको टाइम इतना मिलता है कि आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ सको, वो सब बकवासबाजी करते हैं, टाइम नहीं मिलता।
यार मेरे को एक बात तो, जो पेपर बनाने वाला होता है ना वो आपसे कई गुना होशियार होता है। वो आपको पेपर पास करने के लिए नहीं बनाता, वो आपको पेपर फेल करने के लिए बनाता है। तो आपको बता दूं, आपके लिए अभी भी गोल्डन चांस है। अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी में लग जाओ। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम जल्दी आने वाली है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।